we will be starting with the thermodynamics. So हमारे पास यहाँ पर thermodynamics, आपके पास ब्रांच है थर्मल फिजिक्स की. So we have the thermodynamics और ये ब्रांच है हमारे पास थर्मल फिजिक्स की जो डील करती है हमारे पास बिटवीन द हीट एनर्जी एंड द वर्क डन एंड द रिलेटेड प्रोसेस. यानी कि थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास डील करती है विद द concept of the concept of the heat energy, the concept of the heat energy, the concept of the heat energy and the related work done and the related work done. हालांकि थर्मोडायनेमिक्स आप केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके होंगे और केमिस्ट्री के अंदर जब आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हो और फिजिक्स में जब आप पढ़ते हो तो आपको सिर्फ इतना एहसास होता है कि एक, आप केमिस्ट्री में थोड़ी ज्यादा थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हो और दूसरा, आप जब थर्मोडायनेमिक्स के अंदर साइन कन्वेंशन लगाते हो, कब कौन सा वर्क डन पॉजिटिव, कब नेगेटिव, कब हीट वो आपके पास पॉजिटिव, कब हीट नेगेटिव है, इसका डिफरेंस है और बाकी सारी चीजें हमारे पास क्या रहेंगी, सेम रहेंगी. तो हमारे पास यहां पर केमिस्ट्री और फिजिक्स की थर्मोडायनेमिक्स में कोई फर्क नहीं है एक्सेप्ट द वन कंडीशन, और वो एक कंडीशन हमारे पास यहां पर साइन कन्वेंशन की है. तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आज हम यहां पर समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले the terms related to the thermodynamics. तो सबसे पहली टर्म बच्चा हमारे पास यहां पर आपके लिए आ जाती है the concept of the thermodynamical system. तो हमारे पास सबसे पहले थर्मोडायनेमिकल सिस्टम हमारे पास क्या होता है. थर्मोडायनेमिकल सिस्टम हमारे पास यहां पर आपके पास ये एक आपके पास सिलेंडर रहता है और इस सिलेंडर के अंदर हमारे पास एक मासलेस और फ्रिक्शनलेस पिस्टन मौजूद होता है. यह हमारे पास यहां पर एक मासलेस और फ्रिक्शनलेस पिस्टन इसके अंदर हमने क्या कर दिया, फिट कर दिया और इसके ऊपर हमने एक हैंडल लगा दिया जिस हैंडल से हम इस पिस्टन को ऊपर या नीचे की तरफ को मूव करवा सकते हैं. और हमारे पास ये जो सिलेंडर है, ये सिलेंडर की जो आपके पास साइड्स होती हैं, जो हमारे पास लेटरल साइड्स आपके पास होती हैं, ये हमारे पास इंसुलेटेड है. आपका जो पिस्टन है वो भी हमारे पास यहाँ पर इंसुलेटेड आपके पास रहता है, मासलेस है, फ्रिक्शनलेस है, इंसुलेटेड है. और साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पर जो इसका बेस है, इसका बेस हमारे पास कंडक्टिंग है. यह हमारे पास इसका बेस कंडक्टिंग है हमारे पास. तो थर्मोडायनेमिकल सिस्टम हमारे पास क्या है, एक ऐसा पिस्टन जो कि मासलेस है, जिसको फिट किया गया एक सिलेंडर के अंदर. यहां पर कोई फ्रिक्शन काम नहीं करती है. इस सिलेंडर की जो साइड्स हैं वो हमारे पास यहाँ पर इंसुलेटेड है, इसकी साइड्स हमारे पास इंसुलेटेड है, इसका बेस हमारे पास, सिर्फ बेस हमारे पास यहाँ पर कंडक्टिंग है. और हमारे पास इस आपके पास सिलेंडर के अंदर n मोल्स ऑफ आपके पास n मोल्स ऑफ आपके पास आइडियल गैस मौजूद है. इसके पास n मोल्स ऑफ आइडियल गैस आपके पास मौजूद है. नाउ दिस इज द थर्मोडायनेमिकल सिस्टम. क्लियर होगी बात. यानी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम क्या है, एक सिलेंडर जिसमें पिस्टन फिट है, पिस्टन मासलेस है, कोई फ्रिक्शन काम नहीं कर रही है, जो सिलेंडर है उसकी साइड्स मेरे पास यहाँ पर इंसुलेटेड है और बेस हमारे पास यहाँ पर कंडक्टिंग है. ऐसे सिस्टम को हम थर्मोडायनेमिकल सिस्टम बोलते हैं. नेक्स्ट, हमारे पास थर्मोडायनेमिकल सिस्टम के साथ साथ अब आपके पास दूसरी चीज आपके लिए क्या आ जाएगी, विच इज द थर्मोडायनेमिकल आपके पास सराउंडिंग्स. हमारे पास थर्मोडायनेमिकल सराउंडिंग, everything around the thermodynamical system is the thermodynamical surroundings. Everything जो भी हमारे पास यहाँ पर है, everything in the outside of system, in the outside of system, it is known as to be the thermodynamical
आपके पास सराउंडिंग, यानी वो सारी चीजें जो इस सिस्टम से बाहर की तरफ को है, जैसे हमारा एटमॉस्फेयर, वो सराउंडिंग आ जाएगा, हम आप सराउंडिंग्स। हमारे पास कोई भी ऐसी चीज जो इस थर्मोडायनेमिकल सिस्टम के आसपास रहती है, वो हमारे पास थर्मोडायनेमिकल सराउंडिंग्स बन जाती हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर थर्मोडायनेमिकल क्या बन गई बच्चे, आपके पास सराउंडिंग्स बन जाती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास यहाँ पर थर्मोडायनेमिकल सराउंडिंग है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है, द कॉन्सेप्ट ऑफ द इक्वेशन ऑफ द स्टेट, the equation of the state or equation of the state of thermodynamical system. The equation of the state of the thermodynamical system is represented by the equation, या हमारे पास represent हो जाएगी by the equation, और ये कौन सी इक्वेशन से रिप्रेजेंट होगी जरा ध्यान से देखना, it is represented by the equation PV is equal to N into R into T। आपको पता है ये कौन सी आपके पास इक्वेशन होती है, ये मेरे पास यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन है, यह हमारे पास यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन है, और हमारे पास जब आप इसको लिखते हो तो यह हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्टेट भी है। रीजन, इनकी यूनिक वैल्यूज किसी भी एक टेम्परेचर पे, किसी भी एक प्रेशर पे, एक वॉल्यूम के ऊपर, किसी नंबर ऑफ फिक्स नंबर ऑफ मोल्स के लिए थर्मोडायनेमिक्स की एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर जाती है। यानी कि हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्टेट, जिसके अंदर हमारे पास ये P प्रेशर, ये आपका थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल है, ये P हमारे पास यहाँ पर प्रेशर, V मेरे पास यहाँ पर वॉल्यूम है, आपके पास T मेरे पास यहाँ पर टेम्परेचर है। इनकी यूनिक वैल्यूज होती हैं, इनकी हमारे पास क्या होती है, यूनिक वैल्यूज आपके पास होती हैं जो एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, PV इज इक्वल टू NRT को। इस वजह से हम इसको इक्वेशन ऑफ क्या बोल देते हैं, स्टेट आप बोल देते हैं। हमारे पास यहाँ पर वी राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ स्टेट इज बेसिकली द आइडियल गैस इक्वेशन विच आपके पास कोरिलेट्स, जो क्या हमारे पास को रिलेट कर जाती है, और ये किसको कोरिलेट कर जाती है, द थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स, या हमारे पास हमें थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स को क्या कर जाती है, आपके पास कोरिलेट कर जाती है। ये थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स को हमारे पास यहाँ पर क्या कर जाती है बच्चा, आपके पास को रिलेट कर जाती है। सो दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन। नेक्स्ट वन हमारे पास यहाँ पर अब आपके लिए कंडीशन आनी शुरू हो जाती है। जैसे हमारे पास सबसे पहले आपके लिए पूछा जाता है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सिस्टम, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सिस्टम। हमारे पास अलग अलग तरह के आपके पास सिस्टम कैसे हो सकते हैं। तो सबसे पहला बच्चा हमारे पास ओपन सिस्टम होता है, नेक्स्ट हमारे पास क्लोज्ड सिस्टम होता है, और लास्ट वन मेरे पास यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपके पास आइसोलेटेड सिस्टम बन जाता है। मेरे पास तीन तरह के थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है। कौन सा सिस्टम, वही सिलेंडर जिसमें पिस्टन लगा हुआ है और इसके पिस्टन का कोई मास नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, और इस सिलेंडर के अंदर N मोल्स की आइडियल गैस है, ये एक सिस्टम है। अब ये तीन तरह के हो सकते हैं। ओपन सिस्टम के अंदर हमारे पास मास और बच्चा आपके पास एनर्जी दैट कैन बी एक्सचेंज्ड विद द सराउंडिंग्स। ये देखो ये सिस्टम है, यानी कि जिसमें मास और एनर्जी दोनों के दोनों हम क्या कर सकते हैं, आउटसाइड सराउंडिंग के साथ क्या कर सकते हैं, हम एक्सचेंज कर सकते हैं। मतलब कि मास इस N मोल्स का जो आपके पास यहाँ पर मास है वो सराउंडिंग्स के अंदर जा सकता है, और सराउंडिंग से कोई मास निकलकर सिस्टम में एंटर कर सकता है। एनर्जी भी हमारे पास ट्रांसफर हो सकती है बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग,
क्लोज्ड। क्लोज्ड बच्चा हमारे पास होता है जिसमें मास तो एक्सचेंज नहीं होता है, लेकिन क्या एक्सचेंज हो जाती है आपके पास? एनर्जी। यहां पर आपके पास क्रॉस का मतलब क्या है? नो एक्सचेंज, नो एक्सचेंज विद सराउंडिंग, नो एक्सचेंज विद द सराउंडिंग, नो एक्सचेंज विद द सराउंडिंग्स। हमारे पास सराउंडिंग से कोई एक्सचेंज नहीं होना चाहिए। और टिक का मतलब आपके पास यहां पर क्या है? बताओ शाबाश। टिक का मतलब हमारे पास यहां पर क्या है? बोलो। एक्सचेंज विद सराउंडिंग्स। हम सराउंडिंग्स के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं। मटेरियल एक्सचेंज हो सकता है। ये एक्सचेंज वैसे ही हो गया जैसे आप अपने घर में बिस्किट का डब्बा खोल के बिस्किट को खा लेते हो, एक्सचेंज हो गया ना आपके साथ। तो बच्चा हमारे पास एनर्जी एक्सचेंज होती है, मास एक्सचेंज नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चा? आइसोलेटेड। अब बताओ आइसोलेटेड क्या है? जो अलग थलग है। इसमें ना तो मास एक्सचेंज होता है और ना ही हमारे पास एनर्जी एक्सचेंज होती है। हमारे पास ये टाइप ऑफ सिस्टम है जो कि हमको यहां पर नजर आएंगे कि भाई ये ओपन है, ये क्लोज्ड है, या फिर हमारे पास ये आइसोलेटेड है। ये बात आपको समझ में आती है? ये बात आपको समझ में आती है? सिस्टम क्या चीज है? अगर मैं आपको बोलूं व्हाट इज सिस्टम, तो नितिका बता व्हाट इज सिस्टम। बता शाबाश, व्हाट इज सिस्टम। बोल शाबाश, व्हाट इज सिस्टम। तो तुम बोलोगे सिस्टम हमारे पास क्या है? एक ऐसा सिलेंडर जिसकी साइड्स तो इंसुलेटेड है लेकिन बेस हमारे पास कंडक्टिंग है। एक ऐसा आपके पास सिलेंडर जिसमें मासलेस और फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। एक ऐसा सिलेंडर, एक हमारे पास ऐसा सिलेंडर जिसके अंदर मेरे पास यहां पर क्या बच्चे बताओ शाबाश, मेरे पास यहां पर n मोल्स ऑफ आइडियल गैस मौजूद है। तो ये हमारे पास सिस्टम है। और सराउंडिंग्स क्या है जरा बताओ? इसके आसपास जितनी चीजें हैं, चाहे वो एयर है, वाटर है, आप हो, मैं हो, घर है, आपके पास डैम है बच्चा, हमारे पास कुछ भी है, बिजली का खंभा है, ट्रांसफार्मर है, टीवी है, लैपटॉप है, मोबाइल फोन, वो बच्चे सराउंडिंग्स है। इसके आसपास जो भी चीजें हमारे पास होंगी वो हमारे पास यहाँ पर सराउंडिंग्स है। और हमारे पास सिस्टम तीन तरह के होते हैं। बताओ कौन कौन से? ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड। हमारे पास तीन तरह के होते हैं। बताओ कौन कौन से? ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड। जिसमें एक तरफ मेरे पास मास और दूसरी तरफ एनर्जी, इन दोनों में से हमारे पास एक्सचेंज होते रहना चाहिए। या नहीं होगा तो ये हमारे पास ओपन, क्लोज्ड और आइसोलेटेड की कैटेगरी में आ जाएगा। नेक्स्ट वन बच्चा हमारे पास यहां पर आ जाता है। वी टॉक अबाउट द थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम। वी हैव द थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम का साइन है। ये बच्चा हमारे पास इक्विलिब्रियम का साइन है। मतलब क्या हुआ? थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, इसको जरा हम अंडरस्टैंड करते और फोकस करते कि मतलब क्या हुआ। हमारे पास थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम है क्या चीज बच्चे? इक्विलिब्रियम का मतलब बच्चा हमारे पास जब आपका जो सिस्टम है वो सराउंडिंग के साथ बिल्कुल इक्विलिब्रियम में होगा, यानी कि कोई भी थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस इनिशिएट नहीं होगा। थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है बच्चा हमारे पास when the system is in equilibrium, या हमारे पास इक्विलिब्रियम के अंदर है। when it is in the equilibrium with the surroundings, या हमारे पास सराउंडिंग्स के साथ पूरी तरीके से किसके अंदर है? इक्विलिब्रियम के अंदर है। यह हमारे पास इक्विलिब्रियम का मतलब है बच्चे, नो किसी भी तरीके का थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस इज हैपनिंग, नो थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस इज हैपनिंग। ये बच्चा हमारे पास किसी किस्म का कोई थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस आपके पास नहीं हो रहा। चलो बात करते हैं बच्चे अब हम आगे। अगर हम यहाँ पर आगे बात करने की कोशिश करें तो हमें क्या चीज समझ में आती है? अगर हम आगे यहाँ पर बात करने की कोशिश करें तो मुझे तीन तरह के इक्विलिब्रियम मिलेंगे। बताओ, पहला इक्विलिब्रियम
थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या इसमें से कोई चीज आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ी हुई है? पहले तो ये बात बताए। और दूसरा, मेरे पास यहाँ पर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, और तीसरा हमारे पास यहाँ पर आ गया केमिकल इक्विलिब्रियम। जी, लग गया पता आपको कुछ? क्या इसमें से कोई चीज आपने केमिस्ट्री में पढ़ी है? यस और नो? यस सर। अच्छा, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चे। तो थर्मल इक्विलिब्रियम हमारे पास यहाँ पर क्या चीज होती है बताओ इसके अंदर से? इसके अंदर बड़ी सिंपल सी चीज होती है। हमारे पास यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा? द टेम्परेचर ऑफ दिस सिस्टम, जो टेम्परेचर ऑफ सिस्टम है वो एग्जैक्टली किसके बराबर हो जाएगा? टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स के बराबर। ये बच्चा हमारे पास टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स के बराबर हो जाएगा। ये पहली चीज आ गई, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। हमारे पास मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? कि फोर्स इनसाइड दिस सिस्टम इज इक्वल टू फोर्स outside this system. Force inside this system is equal to force outside this system. और केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है जरा बता सकते हो आप मुझे? जिसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स जो इनसाइड है हमारे पास, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द आउटसाइड। मतलब कि केमिकल इक्विलिब्रियम है, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ दी बच्चा हमारे पास यहाँ पर मास। देखो, थर्मल और मैकेनिकल कहीं ना कहीं ये एनर्जी से रिलेटेड, और केमिकल हमारे पास किससे रिलेटेड है? मास से रिलेटेड है। तो हमारे पास थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम भी एक कॉन्सेप्ट है। अब बच्चा हमारे पास बात आ जाती है, अगर मेरे पास थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम सेटअप नहीं होता है फिर क्या होगा? सपोज कि देयर इज नो थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम, तो मेरे पास आपके लिए कौन से प्रोसेस आ जाते हैं बच्चे? वी हैव द थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस। तो हमारे पास थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस आपके पास यहाँ पर इनिशिएट हो जाती है। ये हम पूरा का पूरा आगे चलते हुए चैप्टर्स के अंदर धीरे धीरे करके अंडरस्टैंड करेंगे। ये अभी हम एक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि केमिस्ट्री के अंदर अगर आपने ये चीजें की हैं तो उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस, अगर इक्विलिब्रियम हटा तो थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस आ जाएगा। और थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस कितनी तरह के होते हैं हमारे पास बताओ जरा? तो मेरे पास एक प्रोसेस आ जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? आइसोथर्मल प्रोसेस। नाम सुना होगा आपने बच्चे इसके अंदर से? यस सर। नेक्स्ट वन, हमारे पास कौन सा प्रोसेस आ जाता है? तो आपके पास आ गया आइडियाबैटिक, आपके पास यहाँ पर प्रोसेस आ जाता है। नंबर तीसरा, मेरे पास यहाँ पर आइसोकोरिक प्रोसेस आ गया। आइसोकोरिक आपके पास यहाँ पर प्रोसेस आ गया। और लास्ट वन, मेरे पास कौन सा प्रोसेस आ गया? आइसोबारिक आपके पास प्रोसेस आ गया। जैसे इक्विलिब्रियम हटेगा वैसे ये प्रोसेस इनिशिएट हो जाएंगे। जैसे ही आपके पास इक्विलिब्रियम हटेगा ये प्रोसेस मेरे पास इनिशिएट हो जाएंगे। चलो अब आगे चलते हैं। हमारे पास यहाँ पर प्रोसेस और भी दो तरह के होते हैं, जिसके अंदर से आप बोलते हो जी सर नॉन साइक्लिक प्रोसेस आपके पास हो जाता है, या फिर मेरे पास यहाँ पर साइक्लिक प्रोसेस भी होता है। क्या होता है आगे चल के हम समझेंगे। और नेक्स्ट वन, हमारे पास एक आपके पास क्या आ जाता है? रिवर्सिबल प्रोसेस। और दूसरा जिसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? इररिवर्सिबल प्रोसेस। एक रिवर्सिबल प्रोसेस और दूसरा आपके पास इररिवर्सिबल प्रोसेस, ये भी हमारे पास है। हाँ, इसको हम जनरलाइज्ड वे से काम करते हैं। जो आइसोथर्मल है, आइडियाबैटिक है, आइसोकोरिक है, आइसोबारिक है, ये आपके पास है टिपिकल प्रोसेस है। जबकि साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, ये प्रोसेस हमारे पास क्या हो जाते हैं? जर्नलाइज्ड। कि आप इसमें से किसी भी प्रोसेस, अच्छा ये तो साइक्लिक प्रोसेस निकला, अच्छा ये तो नॉन साइक्लिक प्रोसेस निकला, अच्छा ये रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। जैसे फॉर एग्जांपल हम जब अपने दोस्तों को कैटेगराइज कर देते तो बड़ी जर्नल से, अरे इसकी हाइट छोटी है, इसकी हाइट बड़ी है, यानी कि ये कैटेगराइज कर दिया है ना। और उसके अंदर से बच्चा हमारे पास क्या हो गया कि ये बड़ी जनरल सी बात है, अच्छा मेरे जितने भी दोस्त हैं जिनका नाम राहुल है उनकी हाइट छोटी है,
तो ये हाइट छोटी होने का राहुल बच्चा टिपिकल हो गया। और आपके पास जो है आपके पास हाइट छोटा होना वो एक जनरल सी बात होगी। तो हम साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल ये देख के बताएंगे। ये हमारे पास उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, ये कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस हमारे पास नॉन साइक्लिक है, यानी कि ये उसकी एक एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी। अच्छा, जो एडियाबेटिक प्रोसेस है वो इरिवर्सिबल निकला, तो ये हम बता सकते हैं। अच्छा, आइसोबारिक प्रोसेस जो है वो आपके पास यहाँ पर रिवर्सिबल निकल गया, तो हम यहाँ पर इसको कैटेगराइज कर देंगे। तो ये हमारे पास प्रोसेस है। अब यहां से हमारे पास हमारी जर्नी जो है वो शुरू होती है। यहां से हमारी जर्नी जो है अब वो शुरू होती है, क्योंकि ये हमारे पास वो चीजें थी जो ऑलरेडी हम थोड़ा बहुत केमिस्ट्री के अंदर पढ़ चुके होते हैं। केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास यहाँ पर हमें पता लगनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन एक और चीज बच्चे, अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं केमिस्ट्री का, व्हाट आर द एक्सटेंसिव वेरिएबल्स, बताओ शाबाश, व्हाट आर द एक्सटेंसिव वेरिएबल्स इन थर्मोडायनेमिक्स, बोलो शाबाश, बोलो, व्हाट आर द एक्सटेंसिव वेरिएबल्स ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। हाँ या ना बच्चे हमारे पास, बोलो शाबाश, बोलो बोलो, क्या बेटा, जो कि डिपेंड करते हैं, जो कि डिपेंड करते हैं हमारे पास, बिल्कुल, जो कि हमारे पास यहाँ पर डिपेंड करते हैं ऑन द साइज ऑफ द सिस्टम। इसकी कोई एग्जांपल है आपके पास? इसकी कोई एग्जांपल है आपके पास? बताओ शाबाश। जो कि साइज पे डिपेंड करता है, क्या वॉल्यूम साइज पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है? पहले बताओ, यस और नो। यस सर, यस सर, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, यस नंबर सर, ऑफ मोल्स करता है, बिल्कुल करता है बच्चे। तो हमारे पास वॉल्यूम एंड द नंबर ऑफ द मोल्स, तो ये बच्चे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स ये तो डिपेंड करता है। और फिर बच्चे हमारे पास आ जाता है व्हाट आर इंटेंसिव वेरिएबल्स, बोलो बच्चे, व्हाट आर द इंटेंसिव वेरिएबल्स, बोलो शाबाश, कौन से इंडिपेंडेंट है सर, जो कि हमारे पास यहाँ पर इंडिपेंडेंट है। याद करने का तरीका बच्चे, इंडिपेंडेंट, इंटेंसिव, देखो वर्ड मिल रहे हैं आपके पास, है ना। डिपेंडेंट, यहां से ये ई, इसको याद कर लो कि ये डिपेंडेंट है, ई आपके पास यहाँ पर, और इंडिपेंडेंट का आई एन यहां से आ जाएगा। विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द सिस्टम, टेम्परेचर जैसे, independent of the size of the system, independent of the size of the system. For example, temperature, क्या टेम्परेचर इस बात पे डिपेंड करेगा कि बॉडी की साइज बड़ी है कि छोटी है? नहीं। अगर मैं कमरे को आधा आधा काट देता हूं, मैं कमरे को आधा काट देता हूं, उसके आधा काटने से क्या टेम्परेचर पे कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं? आधा कमरा सर आपने काट दिया तो उसके पास आधा टेम्परेचर चला गया, होता है कभी? क्या ऐसा तो होता है। जैसे बच्चे मेरे पास यहाँ पर आपके पास इसमें गर्म पानी है और मैंने थोड़ा गर्म पानी पी लिया, मेरे थोड़े गर्म पानी पीने से नंबर ऑफ मोल्स पे फर्क पड़ा, वॉल्यूम पे फर्क पड़ा। लेकिन बच्चे क्या इसको पानी को पीने से बच्चे हमारे पास इसके टेम्परेचर पे कोई फर्क पड़ा? तो आंसर है सर नहीं पड़ा। सर ने बहाने से अपना गर्म पानी भी पी लिया, एग्जाम्पल भी दे दी, सर का दिल भी कर रहा था, सर ने पानी भी उठा लिया। अब बच्चे हमारे पास प्रेशर, बताओ प्रेशर क्या सिस्टम के आपके पास से उसके ऊपर डिपेंड करेगा बच्चे हमारे पास? तो आंसर है नहीं, ये भी बच्चे आपके पास डिपेंड नहीं करेगा। ये भी बच्चे हमारे पास इंडिपेंडेंट, प्रेशर तो बच्चे सेम रहेगा। बता दो। हाँ जी, बोलो बोलो बोलो, आपको एग्जांपल बता दो किसकी? टेम्परेचर एंड प्रेशर की। टेम्परेचर के भी तो बताई मैंने अभी आपको, टेम्परेचर के भी कोई तो और बता दो, आपको। हाँ, एक और बता दो। एक और बता दें, आपके पास ये कमरा है, इस कमरे के अंदर तुमने क्या किया, एक टेम्परेचर था आपके पास यहाँ पर, और आपने इस कमरे के अंदर पार्टीशन कर दी। 23 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर था, तुमने पार्टीशन कर दी। यहां पर तुमने वुड का एक डोर लगा दिया। बताओ ऐसे वुड के डोर लगाने से इसके टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ेगा? बताओ शाबाश। नो, है ना, बिल्कुल सिंपल। पानी पीने से क्या फर्क पड़ा? मैंने बोला, मैं तो लाइव एग्जांपल दिया आपको।
आया ना। और Yes, इसी sir. तरीके से प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या फर्क पड़ेगा अगर तू बच्चे यहाँ पर कमरे की पार्टीशन कर देता, कोई फर्क पड़ेगा? तो आंसर है बिल्कुल भी नहीं। तो हमारे पास इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द सिस्टम, तो टेम्परेचर हो गया या प्रेशर हो गया, ये इस बात पे थोड़ा डिपेंड करेगा कि भैया मैंने कमरे के ना 10 हिस्से कर दिए, 10 हिस्से करते कमरा ठंडा हो गया। अबे तू बोलेगा भाई किसी और को समझा जाके, ये क्या बात कर रहा है, कमरे का साइज छोटा करने से ऐसे कैसे हो सकता है? बंदा बोलेगा नहीं ये बंदा चालाक है, इसको पता है सारी चीजों का। तो हमारे पास एक्सटेंसिव और आपके पास इंटेंसिव क्या होते हैं, वेरिएबल्स। बात समझ में आ गई आपको, यस और नो? Yes, sir. चलो जी अब Yes. आगे चलते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर सबसे पहली चीजें, ये धीरे धीरे करके हमारे पास यहाँ पर चीजें हमको समझ में आनी शुरू होती है। पहली चीज बच्चे हम यहाँ पर अब आपके पास समझाते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हम सबसे पहले यहां पर जीरोथ लॉ को पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स का। हमारे पास ये लॉ आपको आपके लिए कॉन्सेप्ट देता है ऑफ द टेम्परेचर, दिस गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ द टेम्परेचर। पर कैसे कैसे ये हमको कैसे कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर देता है? तो हमारे पास सिंपल सी बात है, टेम्परेचर इज व्हाट द थर्मोमीटर रीड्स, टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड द कोल्डनेस। अब हम कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ने वाले, और ये क्या है हमारे पास, सपोज कि मेरे पास यहां पर एक सिस्टम, और इस सिस्टम के अंदर हमारे पास यहां पर मैं 3 पार्टीशन कर लेता हूं। मैं यहां पर 3 पार्टीशन कर लेता हूं बच्चे। मेरी पहली पार्टीशन जो है वो आपके पास यहां पर इस तरीके से बन गई, ये पहली पार्टीशन बन गई बच्चे। मेरे पास यहां पर एक और पार्टीशन बन गया और वो इस तरीके से। ये मेरे पास एक सिस्टम है जिसके अंदर मैंने 3 पार्टीशन यानी 3 अलग अलग हिस्से कर दिए। यहां पर इसके अंदर आपके पास एक ए आपके पास बॉडी प्रेजेंट है, यहां पर मेरे पास बी बॉडी प्रेजेंट है, और यहां पर सी बॉडी प्रेजेंट है। हमारे पास ए और बी के बीच में आपके पास आइडियाबैटिक वॉल है। हमारे पास यहां पर कौन सी वॉल है बताओ, शाबाश, वी हैव द आइडियाबैटिक वॉल। अब बताओ आइडियाबैटिक वॉल क्या बच्चे, विच डज नॉट अलाउ हीट एनर्जी टू पास, द हीट एनर्जी टू पास, जो कि हीट एनर्जी को पास होने से रोकती है, हीट एनर्जी टू पास, यह आइडियाबैटिक है। यानी कि अंदर से कोई बाहर ना आ सके और अंदर से बाहर से कोई अंदर ना आ जा सके। तो बच्चे हमारे पास ए और बी, इसका मतलब ए और बी की बातचीत बंद है, वो बात ही नहीं कर सकते, ये बच्चे बात ही नहीं कर सकते, इनके बीच में आइडियाबैटिक वॉल। लेकिन हमारे पास है ए और सी के बीच में, बी और सी के बीच में जो वॉल आपने बनाई है वो हमारे पास क्या बच्चे, आइसोथर्मल। अब बताओ आइसोथर्मल क्या होती है, इसकी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। नंबर वन बच्चे हमारे पास अलाउ हीट टू पास, अलाउ हीट टू पास, ये बच्चा हमारे पास है हीट को पास करना अलाउ कर देती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपका टेम्परेचर जो रहता है आइसोथर्मल के अंदर वो आपके पास सेम या फिर बच्चे हमारे पास क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। बात समझ पा रहे? तो हमारे पास यहाँ पर ए बी और सी आपके पास 3 सिस्टम है। ए और बी की कोई बातचीत नहीं है क्योंकि आइडियाबैटिक वॉल है। ए और सी के बीच में आइसोथर्मल है, बी और सी के बीच में भी क्या आइसोथर्मल है। तो बताओ क्या होगा, हमारे पास थोड़ी देर के बाद हमारे पास ए और बी के बीच में आपके पास टेम्परेचर अपने आप सेम हो जाएगा। लेकिन सर कैसे सेम हो गया, इन दोनों ने तो हीट एनर्जी को पास भी नहीं कराया। रीजन, हमारे पास ए से हीट एक्सचेंज होगी किसकी तरफ बच्चे, सी की तरफ, और सी बच्चा हमारे पास से यहां पर या फिर हीट एनर्जी किसको देगा, आपके पास ए को देगा, ताकि दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और आपके पास बी के साथ और सी के साथ इंटरेक्शन होगी, या तो ये इसको हीट देगा या फिर बच्चा हमारे पास सी जो है वो बी को हीट एनर्जी देगी।
तो थोड़ी देर के बाद सबका टेम्परेचर आपके पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। हालांकि ए और बी के बीच में कोई कनेक्शन नहीं था, किसी किस्म का कोई भी बच्चे आपके पास कनेक्शन नहीं था, फिर भी बच्चे दोनों का टेम्परेचर क्या हो गया, सेम हो गया। लेकिन कैसे हो गया, क्योंकि ए का सी के साथ पहले टेम्परेचर सेम हुआ, फिर सी ने अपने टेम्परेचर को किसके साथ सेम कर लिया, बी के साथ, और इस वजह से थोड़ी देर के बाद इन सबका टेम्परेचर आपस में क्या हो गया बच्चे, हमारे पास कांस्टेंट हो गया। और हमारे पास यही जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमको समझाता है। ये हमको क्या समझाने की कोशिश करता है बच्चे, याद रखना, दे आपके पास देयर एग्जिस्ट हमारे पास एक एग्जिस्ट करता है बच्चे, देयर एग्जिस्ट अ स्केलर क्वांटिटी temperature. There exists a scalar quantity called temperature, जिसका नाम हमारे पास यहां पर क्या आ जाता है, टेम्परेचर आ जाता है। टेम्परेचर एक स्केलर क्वांटिटी है बच्चा हमारे पास, विच जो कि बच्चा हमारे पास यहां पर विच रिप्रेजेंट्स द थर्मोडायनेमिकल स्टेट ऑफ, विच रिप्रेजेंट्स द आपके पास थर्मोडायनेमिकल स्टेट ऑफ दिस सिस्टम। ये थर्मोडायनेमिकल स्टेट ऑफ सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, थर्मोडायनेमिकल स्टेट ऑफ सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है बच्चा हमारे पास ऑफ दिस सिस्टम। एंड अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, एंड इक्वालिटी ऑफ द temperature between the two independent system, the equality of the temperature between the two independent system आपके पास is the sole reason for the thermal equilibrium, यानी कि दो बॉडीज के बीच में हमारे पास हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, इसको हमारे पास यहां पर कौन रिप्रेजेंट करेगा, आपके पास टेम्परेचर। जब तक बच्चा हमारे पास दो बॉडीज के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा, हीट फ्लो करती है, कहां से कहां पर फ्लो करती है, फ्रॉम द हायर टेम्परेचर बॉडी टुवर्ड्स द लोअर टेम्परेचर बॉडी। और अगर हमारे पास दो बॉडीज का टेम्परेचर हमारे पास सेम हो जाए तो फिर हमारे पास क्या होगा, ना तो हीट बच्चे हमारे पास 1 से सेकंड सिस्टम की तरफ को जाएगी और ना सेकंड से 1 की तरफ को जाएगी, और हमारे पास हम इस सिस्टम को या दोनों सिस्टम को हम यहाँ पर किस में बोल देते हैं कि वो थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम या थर्मल इक्विलिब्रियम में आ चुके हैं। ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। हमारे पास जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर बताया कि टेम्परेचर हमारे पास क्या है, इट इज अ स्टेट फंक्शन। ये बच्चा हमारे पास एक स्टेट आपके पास फंक्शन है। स्टेट फंक्शन का मतलब बच्चे आपको टेम्परेचर कैसे मिला कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ टेम्परेचर की इक्वालिटी ये जरूर बताती है कि आपकी हीट अब ना तो मेरे अंदर एंटर करेगी और ना ही मुझसे आप हीट को गेन कर पाओगे। तो ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है जी। परनीत पार्थ, अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। शाबाश शौर्य, है कोई बच्चे? डेफिनेशन सर समझाना एक बार। देखो हमारे पास किसी ने बोला कि टेम्परेचर क्या है, तो आपने बोला टेम्परेचर एक कंडीशन है, टेम्परेचर एक स्टेट है। हमारे पास टेम्परेचर एक स्टेट है। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी भी बॉडी को आप टच करते हो तो वो आपको गर्म लगती है या ठंडी लगती है, ये उसका टेम्परेचर। अब ये जो हमारे पास इसका जो टेम्परेचर है ये आपको समझाता है भाई कि टेम्परेचर की इक्वालिटी ये एंश्योर करेगी कि आपकी हीट आपके पास ना तो ए से बी की तरफ जाएगी ना बी से ए की तरफ को जाएगी, ठीक है। और टेम्परेचर की इनइक्वालिटी मतलब एक का टेम्परेचर ज्यादा और दूसरे का कम, ये इस बात को बताएगा कि अभी हीट आपके पास कहां से कहां की तरफ को जाएगी। देयर एग्जिस्ट अ स्केलर क्वांटिटी called temperature which represent the thermodynamical state of the system। विदाउट टेम्परेचर आप थर्मोडायनेमिकल सिस्टम को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, गैस का कोई ना कोई टेम्परेचर तो होगा ना। एंड द इक्वालिटी ऑफ द टेम्परेचर बिटवीन द टू सिस्टम, अगर दो सिस्टम के बीच में टेम्परेचर इक्वल हो गया
तो इट विल बी द सोल रीजन। ये सिर्फ एक अकेली वजह होगी फॉर द थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी कि थर्मल इक्विलिब्रियम को सेटअप करना है तो टेम्परेचर इक्वल करना होगा। वाइस वर्सा भी ट्रू। क्या अगर दो बॉडीज का टेम्परेचर आपस में सेम हो जाता है तो इसका मतलब बच्चा हमारे पास क्या हो जाएगा, वो दोनों की दोनों बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम पे जाएगी। हीट ना तो ए से बी की तरफ जाएगी ना बी से ए की तरफ हो जाएगी। यहां पर हमारे पास इस एग्जाम्पल से आपको क्या पता लग रहा है, जब ए बी और सी को आपने रखा, तीनों अलग अलग बच्चे टेम्परेचर पे बॉडीज थी। यहां पे इस डायग्राम से क्या पता लगता है, मेरे पास यहां पर जो ए बॉडी थी, मान लिया जाए कि यह हमारे पास यहां पर 60 डिग्री सेल्सियस पे थी और यह हमारे पास यहां पर 20 डिग्री सेल्सियस पे थी और ये वाली बॉडी आपके पास 40 डिग्री सेल्सियस पे थी। अब बताओ क्या होगा, बताओ। ए आपके पास 60 थी, बी आपके पास 20 थी और आपके पास सी 40 पे थी। अगर आपने सिस्टम को लेफ्ट कर दिया, छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए, तो बताओ क्या होगा। आपके ए और सी के बीच में से हीट ट्रेवल करेगी कि नहीं करेगी, बिल्कुल ट्रेवल करेगी। और ये हीट कब तक ट्रेवल करती रहेगी, बताओ शाबाश। हमारे पास ए से लेके सी तक की हीट कब तक ट्रेवल करेगी, जब तक कि टेम्परेचर सेम ना हो जाए। जब तक टेम्परेचर सेम ना हो। मान लो अब ए और सी का हो गया, ए और बी के बीच में हीट एनर्जी जा ही नहीं सकती क्योंकि इनके बीच में आइडियबैटिक वॉल। अब थोड़ी देर के बाद बच्चे सी का कांटेक्ट बी के साथ भी है, तो थोड़ी देर के बाद बच्चे सी का और बी का टेम्परेचर भी आपके पास क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और फाइनली आप देखोगे जो टेम्परेचर ए का था वही सी का हो गया और वही बच्चे हमारे पास बी का हो गया। मान लिया जाए यहां से टेम्परेचर फॉल होके 30 डिग्री सेल्सियस बन गया, इसका भी 30 डिग्री सेल्सियस बन गया, तो आपके पास इसका भी क्या बन जाएगा थोड़ी देर के बाद, बताओ शाबाश, 30 डिग्री सेल्सियस बन जाएगा। मेरी बात को समझे। तो विदाउट एक्सचेंजिंग एनर्जी, मतलब ए और बी ने अपने बीच में कोई एनर्जी को एक्सचेंज नहीं कर दिया, लेकिन फिर भी बच्चे थोड़ी देर के बाद सबका टेम्परेचर सेम हो गया। अब आपको कैसे पता कि टेम्परेचर सेम हो गया, क्योंकि उसके बाद पहली बात टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया और दूसरी बात उसके बाद हीट भी कोई एक्सचेंज नहीं होगी। यानी ए बी और सी, फाइनली बच्चा हमारे पास ए बी और सी किस में आ जाएंगे, फाइनली ए और बी और सी ये तीनों के तीनों किस में आ जाएंगे, शाबाश बताओ बच्चे, थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर। ये तीनों थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाएंगे। पर कैसे, हमारे पास देखो, क्योंकि ए और बी का तो कोई कनेक्शन नहीं है, मेरे पास ए और सी आपके पास किसके अंदर है, शाबाश बता दो, ए और सी किसके अंदर है, थर्मल इक्विलिब्रियम। आपके पास एंड सी और बी भी आपके पास किसके अंदर है, बताओ शाबाश, ये भी मेरे पास थोड़ी देर के बाद किस में आ जाएंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में। और फाइनली देयरफॉर, क्योंकि ए सी के साथ इक्विलिब्रियम में, सी बी के साथ इक्विलिब्रियम में, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए और बी भी आपस में किस में है बच्चे, बताओ शाबाश, थर्मल इक्विलिब्रियम में। और इस वजह से आप बोलोगे इन तीनों का फाइनल टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, क्योंकि थोड़ी देर के बाद हीट का एक्सचेंज होना बंद हो जाएगा कि बढ़ जाएगा, तो आंसर है हीट का एक्सचेंज होना बंद हो जाएगा। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में, ठीक है, क्लियर है बच्चे, कोई डाउट तो नहीं। अब हमारे पास यहां पर नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आ जाती है तीन चीज। हमारे पास आफ्टर द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम तीन चीजों पे फोकस करते हैं। पहली मेरे पास है इंटरनल एनर्जी, दूसरी हीट एनर्जी और तीसरा बच्चा हमारे पास वर्क डन। तो सबसे पहले हम इंटरनल एनर्जी पे फोकस करते हैं। इंटरनल एनर्जी जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं और जिसकी यूनिट जूल के बराबर होगी, इंटरनल एनर्जी। द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, द इंटरनल एनर्जी of the gas, the internal energy of the gas is, ये बच्चा हमारे पास is आपके पास sum of, it is the sum of the kinetic energy and the potential energy in the frame of reference, in the frame of reference, in the frame of the reference where center of mass is at rest, where जहां पर मेरे पास सेंटर ऑफ द मास
of this system is at rest. The center of mass of this system is at rest. यानी कि आपके पास एक्सटर्नल फोर्सेस इस पे काम नहीं कर रहे। तो मतलब क्या हुआ, मेरे पास यहां पर आपके लिए एक डब्बा है, इस डब्बे के अंदर हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स है, यही तो थर्मोडायनेमिकल सिस्टम होता है। अब मेरे पास यहां पर ये गैस क्या, आपके पास क्या है, मॉलिक्यूल्स है। दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। क्या गैस के मॉलिक्यूल्स रेस्ट पे होते हैं कि मोशन कर रहे होते हैं, पहले तो बताओ बच्चे मुझे, ये गैस के मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे होते हैं, रेस्ट पे होते हैं कि मोशन कर रहे होते हैं, मोशन में। मोशन। और इनकी मोशन ऑर्गेनाइज्ड होती है कि डिसऑर्डर्ड होती है, तो आंसर है डिसऑर्डर्ड। डिसऑर्डर्ड। बिल्कुल डिसऑर्डर, एंट्रोपी भरी हुई होती है। और हमारे पास क्योंकि ये भाग रहे हैं तो इनके बीच में काइनेटिक एनर्जी है, तो इंटरनल एनर्जी हमारे पास यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी प्लस बच्चा हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अट्रैक्शन, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है उनकी वजह से होती है, और काइनेटिक एनर्जी इनकी मोशन की वजह से। यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू द मोशन और पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू द अट्रैक्शन बिटवीन द आपके पास गैस मॉलिक्यूल्स। ये हमको यहाँ पर, और ये यू क्या है, इंटरनल एनर्जी। अब हमारे पास क्या आ जाता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी इस बात को यहाँ पर बहुत ध्यान से बताती है और आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, और वो ये कि क्या अगर ये डब्बा भी मूव करने लग जाए, अगर ये डब्बा भी आपके पास मूव करने लग जाए तो क्या आप डब्बे की काइनेटिक एनर्जी को गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर इंक्लूड करोगे? आंसर है नहीं। कभी भी ये गलत मत करना, एनसीईआरटी इसके ऊपर आपको एग्जाम्पल देती है, बिल्कुल एग्जाम्पल दिया उसने, डायग्राम बनाकर ये एग्जाम्पल दिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस बात को समझे बच्चे, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग बॉक्स इफ, अगर बच्चे ट्रेवलिंग, अगर ये बॉक्स ट्रेवल कर रहा है, अगर ये बॉक्स मूव कर रहा है, is not to be included, is not to be included, ये बिल्कुल भी आपने इंक्लूड नहीं करना, ये बिल्कुल भी आपने इंक्लूड नहीं करना। अगर ये बॉक्स मूव भी कर रहा है, कई बार आपको टेम्पटेशन होगी कि सर ये मॉलिक्यूल बॉक्स के अंदर मूव कर रहे हैं सर, तो क्या हम इस बॉक्स की स्पीड को काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स में लगा दें? नहीं बेटा, ये गलती मत करना कभी भी, ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट वन हमारे पास यहां पर केस किसका आ जाता है बच्चा, आपके पास कि काइनेटिक एनर्जी, अब ध्यान से समझते चलना, द काइनेटिक एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ द टेम्परेचर। ये बच्चे फंक्शन ऑफ द टेम्परेचर है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द गैस। मतलब जैसे जैसे गैस का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे जैसे जैसे गैस का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, फिर मेरी बात को ध्यान से समझिए, वैसे वैसे आपके पास यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट वन हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, the potential energy of this gas, it is the function of the volume। ये बच्चा हमारे पास फंक्शन ऑफ क्या बच्चे, वॉल्यूम। यानी क्या हमारे पास जितना बड़ा आप वॉल्यूम दोगे, मॉलिक्यूल्स उतनी दूर जाएंगे, और जितनी दूर मॉलिक्यूल्स जाते हैं उतनी उनमें अट्रैक्शन आपके पास स्ट्रांग होती जाती है, उतनी अट्रैक्शन स्ट्रांग होती जाती है। अब हमारे पास ये दो चीजें भी हमको समझ में आती है, लेकिन ध्यान रखना बच्चे, लेकिन हमारे पास इन अवर स्टडीज, हम जो अपनी स्टडीज करते हैं बच्चे, इन अवर स्टडीज वी कंसीडर गैस टू बी आइडियल गैस, वी कंसीडर द गैस, वी कंसीडर टू बी गैस टू बी आपके पास आइडियल गैस, टू बी द आइडियल गैस। हम अपनी गैस को आइडियल गैस मान के चलते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है। Therefore, इस वजह से therefore we आपके पास यहाँ पे drop the potential energy term, we drop the potential energy term from internal energy,
फ्रॉम द इंटरनल एनर्जी। यानी हम इंटरनल एनर्जी में से कौन सी टर्म को ड्रॉप कर देंगे, बताओ शाबाश। वी ड्रॉप द पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम द इंटरनल एनर्जी। हम इंटरनल एनर्जी में से पोटेंशियल एनर्जी की टर्म को ड्रॉप कर देंगे। एंड देयरफॉर, और इस वजह से लेफ्ट विद, और इस वजह से हम यहां पर हमको क्या मिल जाएगी, देयरफॉर वी आर लेफ्ट विद द टर्म, हमारे पास इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, एंड दिस इज ओनली फॉर द आइडियल गैस। ये आइडियल गैसेस के लिए वैलिड है, और अगर रियल गैसेस है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज आपके पास क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। लगी बात पता ये वाली आपको, लगी बात पता बच्चे ये वाली आपको। अब बच्चा हमारे पास यहां पर सबसे पहला पॉइंट, इस वजह से बच्चा हमारे पास देयरफॉर, अब अगर मैं आपको बोलूं इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन हो जाएगी, देयरफॉर इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस इज डिपेंडेंट ऑन। अब बताओ ये किसके ऊपर डिपेंड हो जाएगी, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड कर रही है, तो इंटरनल एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। ध्यान से समझ, यानी इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर ऑफ सिस्टम के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट है। अब यहां पर मेरे पास एक कॉन्सेप्चुअल आपके पास क्वेश्चन आ जाता है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना। मेरे पास कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। इन आइसोथर्मल प्रोसेस, इन द आइसोथर्मल प्रोसेस, मेरे पास जो आइसोथर्मल प्रोसेस है आपके पास, द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी विल बी, बोलो शाबाश, द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी विल बी, शाबाश बोलो, द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी विल बी। कोई बच्चा बता सकता है, एनर्जी विल बी, बोलो शाबाश, बोलो। एक जीरो हो जाएगी। और क्यों जीरो हो जाएगी बच्चे, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर जब चेंज ही नहीं हुआ तो इंटरनल एनर्जी कैसे चेंज हो जाएगी। सो द आंसर विल बी अ बिग जीरो। और रीजन हमारे पास क्या है, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर आपका चेंज इन टेम्परेचर किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर। ये पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया, ये पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया। टेम्परेचर चेंज होगा तो इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा आइडियल गैस के लिए, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो इंटरनल एनर्जी के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। लगी बात पता बच्चे आपको, लगी बात पता बच्चे आपको, लगी। अब चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट आल्सो बच्चा हमारे पास यहां पर नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनल एनर्जी, इट इज गिवन बाय n नंबर ऑफ मोल्स CV। अब ये CV आपके पास क्या चीज है, ये जो बच्चा हमारे पास यहाँ पर CV है, यह हमारे पास स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट वॉल्यूम CV। और बच्चा हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय क्या आ जाएगा, T। यहाँ पर N मेरे पास क्या आ गए, नंबर ऑफ मोल्स। किसी बच्चे को पता है कि नंबर ऑफ मोल्स को और कैसे बताया जा सकता है, कैपिटल N अपॉन N, यस और नो, यस और नो, यस और नो। यहाँ पर Na क्या चीज है, एवोगाड्रो नंबर, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.023 to 10 raised to power 23। तो n आपके पास, अब बताओ यहाँ पर क्या कैपिटल N, कैपिटल N क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एग्जैक्टली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और बच्चा हमारे पास अब दूसरी चीज आ गई CV। CV बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाती है, दिस इज द स्पेसिफिक हीट। ये बच्चा आपके पास स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, एट आपके पास यहाँ पर constant volume. This is the specific heat of the gas at the constant volume. ये हमारे पास किसके बराबर आ गया, CV के बराबर आ गया। अब ध्यान से ये बातों को समझने की कोशिश करना, जो मैं अब आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इस पे फोकस करना। जी शौर्य पूछो बच्चे, बोलो शौर्य। कुछ नहीं।
अच्छा, मेरे को लगा आपने कुछ पूछना है। और बच्चा हमारे पास यहाँ पर, अब हम टी की बात कर लेते पहले। टी आपके पास यहाँ पर क्या आ जाता है, इट इज द टेम्परेचर ऑफ द गैस, इट इज द टेम्परेचर ऑफ द गैस। ये बच्चा हमारे पास टेम्परेचर ऑफ द गैस है। चलिए अब आगे चलते हैं, और आगे की रास्ता अब आपका ओपन होता जाएगा और चीजें बहुत बेहतर से समझ में आएंगी। N इंटू सी वी मल्टीप्लाइड बाई बच्चा हमारे पास टी, ये चीज देखी थी। अब ध्यान से समझ, यहां पर मेरे पास सीवी पता है किसके बराबर होती है, F इंटू आर अपॉन आपके पास 2। अब बच्चा बोलता है सर ये F क्या चीज है, अब बच्चा बोलता है सर ये F हमारे पास क्या चीज है, क्या चीज है सर ये F क्या चीज हो सकती है F? तो मैं बताता हूं कि F आपके पास क्या चीज है। हमारे पास यहां पर F आपके पास क्या आ जाती है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। दिस इज द डिग्रीज ऑफ द फ्रीडम, या हमारे पास डिग्री ऑफ द आपके पास यहां पर फ्रीडम आ जाती है। अब इसके अंदर से आपने तीन चीजों को तो बच्चे आपने ध्यान में रखना है, सिर्फ तीन चीजों को पहले ध्यान में रखो, बाकी भी होती जाएंगी। आपके पास एक बच्चे गैस होती है मोनो एटॉमिक गैस, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने मोनो एटॉमिक गैस। मोनो एटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3। हमारे पास दूसरी गैस आपके पास आ जाती है डाया एटॉमिक आ जाती है। तो डाया एटॉमिक गैस बच्चा हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 5 होती है। और फिर बच्चा हमारे पास यहां पर आ जाती है लीनियर ट्राइएटॉमिक गैस। लीनियर आपके पास ट्राइएटॉमिक गैस आपके पास आ जाती है, लीनियर ट्राइएटॉमिक गैस आपके पास आ जाती है। इसके लिए अब आपको यहां पर क्या देखना पड़ेगा कि आपके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या। तो बच्चा बोलता है सर डिग्री ऑफ फ्रीडम है क्या चीज, तो मैं उसको समझाता हूँ। ये मेरे पास एक मोनोटॉमिक गैस मॉलिक्यूल है, ध्यान से देखना। अगर मैं इसको एनर्जी देता हूं तो ये कहां कहां पर मूव कर सकता है, तो आंसर है सर ये एक्स एक्सिस पे ऊपर जा सकता है, वाई एक्सिस पे यहां पर जा सकता है, जेड पे यहां पर जा सकता है। ये रोटेट कर सकता है, लेकिन इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आइडेंटिफाई करना, कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है। तो मोनोटॉमिक जो हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं वो एक्स एक्सिस पे ट्रेवल कर सकते हैं, वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे। तो ये बच्चा हमारे पास कितनी एक्सिस पे ट्रेवल कर सकते हैं, शाबाश बताओ, 3 एक्सिस पे। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास 3 आ जाती है, यानी कि एक्स पे, वाई पे, जेड के ऊपर आपके पास ट्रेवल कर सकते हैं, सिर्फ ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो यह हमारे पास यहां पर क्या आ जाती है बच्चे, ट्रांसलेशन आपके पास आ जाती है। दिस इज द ट्रांसलेशन। ये बच्चा हमारे पास यहां पर आ जाती है, ट्रांसलेशन बच्चा हमारे पास आ जाती है। नेक्स्ट वन, अगर मेरे पास डायटोमिक है, अब देखो डायटोमिक कैसे मूव कर सकता है जरा देखें। मेरे पास डायटोमिक का मतलब क्या आ गया, जिसके अंदर जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन और ये बच्चे हमारे पास ऑक्सीजन, ये मेरे पास कार्बन मोनोऑक्साइड, ये डायटोमिक हो गया बच्चे हमारे पास डायटोमिक। अब इस मॉलिक्यूल को अगर मैं एनर्जी दूंगा तो ये क्या क्या कर सकता है, तो ये एक्स एक्सिस पे ट्रेवल कर सकता है, ये वाई एक्सिस के ऊपर ट्रेवल कर सकता है, ये हमारे पास जेड एक्सिस पे ट्रेवल कर सकता है। ये कार्बन और ये बच्चा हमारे पास मोनोऑक्साइड, ये कार्बन और ये बच्चा हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा, मोनोऑक्साइड आ जाएगा। साथ ही साथ ये हमारे पास अब रोटेट भी कर सकता है। जब इसको एनर्जी मिलेगी तो ये एक ऐसी एक्सिस पे वर्टिकल सर्कल में रोटेट हो सकता है, और दूसरा ये हॉरिजॉन्टल सर्कल पे भी रोटेट हो सकता है। मतलब कितने तरीकों से इसको एनर्जी मिल सकती है। तो आंसर है इसके अंदर हमारे पास 3 ट्रांसलेशनल प्लस 2 रोटेशन की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो इसकी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने के बराबर है, 5। ये मोनोटॉमिक है तो इसके लिए हमारे पास यहां पर क्या चीज आ जाती है, आपके पास 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम को निकालने के बहुत सारे तरीके, जिसमें से एक तरीका बच्चा हमारे पास है 3n माइनस ऑफ मेरे पास यहाँ पर के। ध्यान से समझते चलना, जहां पर मेरे पास n आपके पास क्या चीज आ जाती है, n the number of the molecules, number of the molecules। मेरे पास कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, और के बच्चा हमारे पास क्या है, रिलेशन, आपके पास रिलेशन
among the molecules, relation among the molecules, independent relation among the molecules। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले आप मोनो एटॉमिक को देखिए मोनो एटॉमिक को देखिए जरा। अगर आप मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल को देखते हो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके बराबर है आपके पास? 1, एक अकेला मॉलिक्यूल ही है। और इसका किसी और के साथ रिलेशन क्या है? तो आंसर है K इज इक्वल टू 0। क्यों भाई? एक अकेला मॉलिक्यूल किसी के साथ बॉन्ड ही नहीं बना पा रहा है, तो उसका तो रिलेशनशिप स्टेटस क्या होगा? सिंगल होगा, 0 हो जाएगा। n इज इक्वल टू 1, तभी तो उसका नाम मोनो एटॉमिक है, किसी के साथ बॉन्ड ही नहीं बना पाए। और यहां पर अब बताओ डिग्री ऑफ फ्रीडम आप कैसे निकालोगे? तो मेरे पास 3n माइनस ऑफ k, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया बताओ? 3 इंटू 1 माइनस ऑफ 0, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ गई बताओ? शाबाश, मेरे पास 3 आ गई। यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरे पास कितनी आ गई? 3 आ गई। अच्छा, अब डायटोमिक के लिए बताओ आपके पास क्या आ जाएगा? शाबाश बताओ। डायटोमिक के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने के बराबर है? डायटोमिक के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं? देखो जरा, बताओ। शाबाश, मेरे पास 2 है। इनके बीच में रिलेशनशिप है, बॉन्ड है। कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच में बॉन्ड बन रहा है बच्चे, ये एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो सकते हैं। तो कितने बॉन्ड्स हैं बच्चे हमारे पास? 1। तो अब डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लो, बताओ कितने के बराबर है? 3n माइनस ऑफ k। शाबाश, बता दो कितना आ जाएगा? 3 इंटू 2 माइनस ऑफ 1। तो अब मेरे पास 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब रह गया बच्चे लीनियर ट्रायटॉमिक। जरा कोशिश करो बच्चे, सपोज कि मेरे पास 3 मॉलिक्यूल्स है। लीनियर मतलब A, ये B और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर C। ये लीनियर बच्चा हमारे पास यहाँ पर ट्रायटॉमिक आपके पास गैस का मॉलिक्यूल। जरा बताओ, हमारे पास यहाँ पर मेरे पास ये ट्रायटॉमिक है और लीनियर है, यानी कि आपके पास एक स्ट्रेट लाइन के अंदर है और ये लीनियर है। अब जल्दी बता दो कि n की वैल्यू यहाँ पर किसके बराबर है? शाबाश बता दो, 3 के बराबर। k की वैल्यू कोई बच्चा बता देगा मुझे? 2, एग्जैक्टली 2, एग्जैक्टली 2, एग्जैक्टली, वेरी गुड, 2। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ जाएंगी? तो 3 इंटू 3 माइनस ऑफ 2। शाबाश, कितनी आ जाएंगी? 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हमको पता लगने स्टार्ट हो गया। अच्छा, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ओहो, मतलब कि मेरे पास अगर अब केमिस्ट्री के अंदर देखा जाए तो मैं तो काफी क्वेश्चन निकाल दूंगा। बिल्कुल निकालोगे, क्यों नहीं निकालोगे? आप बिल्कुल ढंग से बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन निकालोगे, बहुत फोकस होके क्वेश्चन अब तुम्हारे निकलेंगे। अब हमारे पास इसका मतलब ये पेज बच्चा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। जन्म कुंडली बन गई भाई, ये तो जन्म कुंडली ऐसी बन गई भाई कि जिसके ग्रह दशा खराब होगी वो ये पेपर भूल जाएगा, और जिसके ग्रह स्थिति अच्छी होगी उसको ये याद रहेगा। और यार क्या मस्त चीज पता लगी, अच्छा ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो भैया हमको तो मजा आ गया। अभी चलो लास्ट पॉइंट देखते हैं। तो मेरे पास इंटरनल एनर्जी N, CV की जगह बच्चे हमारे पास क्या आ गया? FR/2 इंटू मेरे पास अब आपके पास क्या आ गया? T आ गया। ये अब मेरे पास भाई ऐसा फॉर्मूला हुआ है तैयार, ऐसा फॉर्मूला हुआ है तैयार कि आप इससे रिलेटेड अब आप क्वेश्चन करने शुरू करोगे, तुम्हें टेंशन ही नहीं होगी। इंटरनल एनर्जी पता लग गई, डिग्री ऑफ फ्रीडम्स पे आ सकती है। लेकिन इसमें भी बड़ा पंगा है। अब इसमें पंगा हमारे पास क्या क्या है मैं आपको बता देता हूं। अगर मैं U को N से डिवाइड करूं तो बताओ ये क्या चीज आएगी? कोई बच्चा बता सकता है? अगर मैं U को N से डिवाइड करता हूं तो मुझे क्या मिलती है? मुझे मिलती है इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी पर यूनिट मोल। सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? Yes. N को नीचे लेके आ गए। अच्छा सर ये भी सही चीज है, बिल्कुल सही चीज है, क्या बात कर रहे हो? और दूसरी चीज, अब देखो U इज इक्वल टू N अपॉन NA इंटू आपके पास FR इंटू T, और ये बच्चे 2। ये F ने थोड़ा घूंघट ओढ़ लिया, इसके घूंघट को पहले सही करते। घूंघट की प्रथा तो इंडिया से हट चुकी है, तो हमको हटाना पड़ेगा। ये लो जी, F आ जाएगा। अब देखो ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना, मैं यहां पर इसको U डिवाइडेड बाई N कर देता हूं, और यहां पर F आ गया R डिवाइडेड बाई NA, और बच्चे डिवाइडेड बाई यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाई T। ये तो मैं तुमसे पूछूंगा भाई। अब बताओ U डिवाइड बाई N अब आपके पास क्या है? शाबाश बोलो,
U डिवाइड बाई N मेरे पास क्या बोलो, शाबाश, दिस इज द इंटरनल एनर्जी, दिस इज द इंटरनल एनर्जी पर बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल को कितनी एनर्जी मिली ये हम पता कर सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ बच्चे, R अपॉन Na किसको बोलते हैं? R तो गैस कांस्टेंट है और Na एवोगैड्रो नंबर है। याद है किसी बच्चे को R अपॉन Na किसको बोलते हैं? R अपॉन Na किसको बोलते हैं? याद है किसी बच्चे को? याद है कि नहीं याद? मैं बताऊं नहीं तो ये बच्चा हमारे पास F डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई KB इंटू T। KB पढ़ा आपने केमिस्ट्री के अंदर बच्चे? KB आपने पढ़ा है यहाँ पर? KB आपने पढ़ा है केमिस्ट्री के अंदर बच्चे? अरे हाँ या ना बोलना बच्चे, हमारे पास नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, फिर मैं इसको डिटेल में बताएंगे। यहाँ पर R अपॉन Na KB होता है और KB बच्चे हमारे पास होता है बोल्ट्समैन, जैसे सुपरमैन, जैसे स्पाइडरमैन, जैसे बच्चे ही मैन, जैसे बच्चे जो भी मैन, वैसे बच्चे बोल्ट्समैन। और बच्चे ये हमारे पास बोल्ट्समैन कांस्टेंट है R अपॉन, बहुत बहुत फायदेमंद चीज है। और R क्या है? गैस कांस्टेंट। R क्या है? गैस कांस्टेंट। KB क्या है बच्चे? बोल्ट्समैन कांस्टेंट। केमिस्ट्री में भी बहुत यूज होगा, फिजिक्स से ज्यादा केमिस्ट्री में यूज होगा। तो ये हमारे पास इंटरनल एनर्जी। अब मेरे को पता लगा, अच्छा इंटरनल एनर्जी पर यूनिट मोल ये होती है, ओ इंटरनल एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल ये होती है। लैब सर जी अब तो धमाल मचेगी, अब तो हमको चीजें समझ में आने लग जाएंगे कि यार ये क्वेश्चन डिजाइन कैसे किए जाते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे डिजाइन किए जाते हैं कि वो आपको क्या पूछ रहा है, आप क्या जवाब दे रहे हो, आप इंटरनल एनर्जी निकाल रहे हो कि पर यूनिट मोल निकाल रहे हो, पर यूनिट मोल निकाल रहे हो कि पर यूनिट मॉलिक्यूल निकाल रहे हो। तो भाई साहब यही तो चीजें हैं जो आपको परेशान करती है और इसमें से निकलना है हमने। अच्छा अब आगे चलते हैं, एक और चीज बच्चे। अच्छा कोई बच्चा मुझे चलो केमिस्ट्री से थोड़ी सी एक और बात बता दे, अब आगे चलते हैं। कोई बच्चा मुझे बता दे कि Cp जो कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर होती है, ये भी आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया गया होगा, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। और बच्चा हमारे पास Cv हमको पता लग चुका है, Cp माइनस Cv किसके बराबर होता है? शाबाश, बता सकता है कोई बच्चा मुझे? हमारे पास ये आ गया। तो अब मैं आपको अगर पूछूं Cp माइनस Cv किसके बराबर होता है, कोई बच्चा बता सकता है? RT या सिंपल R बच्चे? सिंपल R की RT? तो मेरे को लगता है कि सिंपल R होना चाहिए। इसको कौन सा रिलेशन बोलते हैं बच्चे पता है आपको? इसको हम बोलते हैं मेयर्स रिलेशनशिप। दिस इज कॉल्ड द मेयर रिलेशनशिप। ये पहली चीज है। अब आप दूसरी चीज बताओ, Cp अपॉन Cv आपको केमिस्ट्री में बताया गया होगा किसी चीज के बराबर होगा, गामा के बराबर, हाँ या ना? पढ़ा बच्चा आपने? अब ये गामा बच्चा हमारे पास क्या हो जाता है? एटॉमिसिटी ऑफ द गैस। कौन सी एटॉमिसिटी? अरे भाई वही एटॉमिसिटी, मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, ट्रायटॉमिक, जो भी, वो गामा से रिप्रेजेंट हो जाती है। अच्छा अब आगे चलो। अब मैं क्या करता हूं बच्चे, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज करता हूं। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को Cv से डिवाइड कर दो। डिवाइड आपके पास Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R बाई आपके पास Cv। जरा डिवाइड करो, बताओ क्या चीज आ जाएगा, बोलो शाबाश। तो Cp अपॉन Cv माइनस 1 इज इक्वल टू R अपॉन Cv एंड देयरफॉर चलते चलो गामा माइनस 1 इज इक्वल टू R अपॉन Cv एंड देयरफॉर Cv बच्चे आपके पास किसके बराबर है? R अपॉन गामा माइनस 1। तो Cv की एक और वैल्यू बच्चा हमारे पास यहां पर क्या आगे बच्चे? R अपॉन गामा माइनस 1। ये चीजें अब आपको बच्चे रट्टा मतलब कि इसका प्रिंट आउट लेके अपने घर पे लगा लो, क्योंकि यही चीजें टीचर बार बार तुमसे पूछेगा कि गामा क्या है, Cp अपॉन Cv क्या है, F क्या है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है। आपका पूरा थर्मोडायनेमिक्स यहीं पे घूमता रहेगा, इसको याद करना पड़ेगा। और एक और आपके पास यहां पर चीज आ जाती है, और वो ये बच्चा हमारे पास याद रखना कि मेरे पास यहां पर आपके पास गामा और किसके बराबर है? तो गामा बच्चा हमारे पास आ जाता है 1 डिवाइडेड बाय आपके पास, सॉरी ये बच्चा हमारे पास यहां पर, मैं इसको बाद में करूंगा, अभी हम इसको नहीं करते हैं, इसको हम थोड़ा बाद में करेंगे, फिलहाल इस पे फोकस करते हैं। तो मेरे पास इसका मतलब इंटरनल एनर्जी का एक और फॉर्मूला तैयार हो गया, बताओ क्या आ जाएगा?
एन, सीवी की जगह बताओ मेरे पास क्या आ जाएगा, आर अपॉन गामा माइनस 1, और बच्चे हमारे पास टी, यानी कि चेंज ऑफ द टेम्परेचर। यहां पर गामा हमारे पास एटॉमिसिटी ऑफ द गैस है, यानी कि एक गैस की कैरेक्टरिस्टिक होगी जिसको टीचर बार बार तुमसे पूछेगा। तो ये मेरे पास यहां पर इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस आ गई। चलिए, सो अभी के लिए बच्चे हम इतना ही करते हैं, इसको आपने पढ़ना है और बच्चे रिपीट करना है, और रिपीट करके बच्चे आपने ये चीज मुझे जरूर बतानी है कि आपने इस चीज को कितना अच्छे से समझा, क्या किया क्या नहीं किया। और एक और बात, मैंने बच्चे कल शाम को आपको सिस्टम ऑफ पार्टिकल, सेंटर ऑफ मास से लेके रोटेशनल मोशन की एक असाइनमेंट कल मैंने आपको दे दिया, मिल गई सबको? यस। लेकिन मैंने उसके सॉल्यूशन या आंसर की अभी नहीं दी, और इसका रीजन है आज का आपका 2 से 3 काम। पहला काम बच्चे आपका उस असाइनमेंट के क्वेश्चंस को करना शुरू कर देना, ठीक है? ज्यादा मत करिए, शुरुआत के 10 या 15 क्वेश्चन टारगेट करिए, सिर्फ 15 क्वेश्चन वो टारगेट करिए, उसको करना शुरू कर दीजिए, नंबर 1। दूसरा, जो आपको आज पढ़ाया गया इसको सिर्फ रिवाइज करना है, या आपको हाफ एन आवर लगेगा, इसको जैसे आप रिवाइज करोगे काम खत्म हो जाएगा। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे, आपने थर्मल फिजिक्स की जो एसएल अरोड़ा है या एररलेस है उसके क्वेश्चंस लगाने स्टार्ट करें। तो आज का आपका 3 है। अब अपने टाइम को 3 हिस्सों में बांट लीजिए पूरे दिन को, कि मुझे आज रात को 9 या 10 बजे तक ये सारी की सारी चीजें, बीच में से आपके क्लासेस के टाइम निकलते रहेंगे, 1 घंटे के अंदर सबसे पहले आप ये इसकी रिवीजन करिए बच्चे। दूसरे के अंदर बच्चे आप जो है उस असाइनमेंट को देखिए, कोई क्वेश्चन नहीं आता घबराओ मत, छोड़ दीजिए उसको, 15 क्वेश्चन आप टारगेट करिए। और तीसरा, थर्मल फिजिक्स के क्वेश्चंस यानी कि इसके पिछले चैप्टर के वो करने शुरू कर दीजिए, ठीक है बच्चे? तो इसको करिए, बाकी चीजें अब हम नेक्स्ट टाइम यहाँ पर चेक करते हैं, ठीक है बेटा? क्लियर है बच्चे ये वाली चीज? कोई डाउट रह जाए तो मुझे जरूर बोलना। जी पार्थ बोलो बेटा। सर मेरे पास वो बुक नहीं, तो आप भेज दोगे क्वेश्चन वो ग्रुप में? कौन से वाले बच्चे बुक? एसएल अरोड़ा। हाँ मैं भेज देता हूँ, ठीक है, मैं भेज देता हूँ, ठीक है? चलिए यस ओके सर। बच्चे, बाय बाय, ठीक है।